सबसे पहले जो सेक्शन 17 में दिया हुआ कि डेफिनेशन दी हुई है एडमिशन की। आगे जो एडमिशन है उसे आप क्या कहते हैं? एडमिशन को अगर आप देखो तो इससे ज्यादा सिंपल पूरे एविडेंस एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई, क्योंकि एडमिशन को तो क्या कहा है? एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट समझते हो? अब कौन सा? ओरल और डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो मौखिक रूप से हो सकता है या दस्तावेजी हो सकता है, और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। देखो, व्हेन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons and under the। अब देखो यहाँ पे जो शब्द है ये any of the persons, हम इसको आगे चल देते हैं। एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तीन चीजें आप देखोगे, जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी डॉक्यूमेंट का ही एक फॉर्म है। सजेस्टेड एंड इन्फरेंस बाय फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट, मेड बाय एनी पर्सन। अब देखो एनी पर्सन की जब हम बात करोगे तो इसमें आप सेक्शन 18, 19 एंड 20 तीनों सेक्शन आपके कवर होंगे, क्योंकि जो ना वो व्यक्ति बताए गए हैं जिनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यानी कि सीधे सीधे से जो 18, 19, 20 में जो परिस्थितियां बताई गई हैं हियर इन आफ्टर मेंशन, और इसके बाद जो बताई गई है उनमें जो चीजें कही जाएंगी, सजेशन दिए जाएंगे किसी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट के संबंध में, वे सभी क्या होंगे? एडमिशन होंगे। अब अगर एडमिशन की बात करोगे तो देखो आप इसी को बेटा तोड़ दोगे। यहाँ पे मैंने आपको सीधा सही रहा। अब तोड़ने के लिए कि स्टेटमेंट इज एन ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। अब सजेशन किस चीज का आता है उस स्टेटमेंट के द्वारा? या तो किसी फैक्ट इन इश्यू के बारे में सजेशन दे रहे हो या किसी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में सजेशन दे रहे हो उससे संबंधित। और किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेटमेंट मस्ट बी मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन मेंशन अंडर सेक्शन 18, 19 एंड 20। इन तीनों में से किसी से, जो तीनों में से किसी के द्वारा उसको मेंशन किया गया हो। और किन परिस्थितियों में किया जा रहा है? स्टेटमेंट शुड बी मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन अंडर एंड हियर एंड आफ्टर मेंशन। ये अबव गलत है यहाँ पे। हियर एंड आफ्टर मतलब जो परिस्थितियां आपकी 18 से लेके 23 तक दी हुई है आगे, यानी कि 18 से 20 तक तो बता दिया गया कि सीधे सीधे से किन व्यक्तियों के द्वारा होगा, और फिर वो परिस्थिति आगे बता देगी कि जिन परिस्थितियों में कोई एडमिशन हो सकता है, यही एडमिशन है। अब इसको जब आगे देखते हैं तो किसके द्वारा जो किन किन व्यक्तियों के द्वारा कोई भी एडमिशन किया जा सकता है। अब एडमिशन के लिए देखो केवल 7 तरीके के दिए गए हैं। 7 तरीके के लोग हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। या तो पार्टी कर सकती है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग, कोई सूट अगर चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उस बाद के जो पक्षकार हैं दे कैन एडमिट द फैक्ट, उन्हीं के द्वारा वो फैक्ट को एडमिट किया जा सकता है। या उनका कोई एजेंट है उस पार्टी का, या अगर वो किसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल कर रहे हो, या अगर उस सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट उनका हो या उनके अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट हो, या प्रीवियसली कोई टाइटल उनके पास हो, यानी कि जैसे सक्सेशन में उनके पास कोई चीज थी और उसके बाद उन्होंने वो चीज आगे ट्रांसफर कर दी। स्टेटमेंट और एडमिशन ऑफ थर्ड पार्टी, या किसी थर्ड पार्टी को स्टेटमेंट किया हुआ, जहां यहाँ सेक्शन 20 आ जाएगा बाय रेफर्ड पर्सन। एडमिशन ऑफ आर्बिट्रेटर, या किसी आर्बिट्रेटर के द्वारा उसमें एडमिशन किया गया हो। अब जब यहाँ एडमिशन की आप बात करते हो भैया, जो आपके एडमिशन है, एक होता है फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल और फॉर्मल। जुडिशियल यानी कि प्रायर टू द ट्रायल, जो ट्रायल से पहले की स्टेज जो होगी, ट्रायल के दौरान जो किया गया एडमिशन है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एडमिशन। एक होता है इनफॉर्मल एडमिशन और एक एडमिशन बाय कंडक्ट। इसमें ये कह दिया अमीनी वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला के केस में आप देखेंगे, एन एक्यूज ऑफ मर्डर सस्टेन्ड इंजरी, यानी कि जो मर्डर का जो एक्यूज है उसे कुछ चोटें आई। अब देखो जब चोटें आती हैं तो उन चोटों के बारे में उसने कहा द सैड ही टोल्ड द रीजन ऑफ इंजरीज टू द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बता दिया कि भैया उसके साथ मारपीट की थी और मारपीट करते समय चोट उसके खुद भी आ गई।
तो ये क्या है, उसका एडमिशन है एक तरीके से। अगर आप 24 के परव्यू में इसको देखेंगे जाकर के, तो दैट इज कॉल्ड द कन्फेशन। लेकिन आप यहाँ केवल एक एडमिशन समझ रहे हैं, तो जो डॉक्टर को जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की है उसने, दे आर कॉल्ड एज एन एडमिशन। यहां तक भैया किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट यहां तक? सर ये कन्फेशन के परव्यू में कैसे आता है? कन्फेशन, हाँ देखो कन्फेशन होता है, देखो एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री which suggests an inference as to an effect in issue or relevant fact and which is made by party or any person connected with him under the circumstances hereinafter mentioned. And confession की जब आप बात करोगे, confession is an admission by which any person who is the accused of any offense or has committed any offense sustain takes the liability acknowledge the liability of such offense। यानी कि एक जो कन्फेशन है, कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा एडमिशन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जिसके किसी क्राइम को कमिट करने का एक्नॉलेज करता है या उसकी लायबिलिटी को वहन करता है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। जो एडमिशन है सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, और जो कन्फेशन है एक तरीके से आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, यानी कि जो हमें खुद को नुकसान पहुंचाने वाले जो स्टेटमेंट है, दे आर कॉल्ड कन्फेशन। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ सस्टेन्ड इंजरी मर्डर, उस यानी कि उसने जो कहता है ही टोल्ड द रीजन ऑफ इंजरीज टू द डॉक्टर, भैया उसके साथ मारपीट जब की थी, जब मारा था तो कुछ होती उसे आ गई, दीज आर कॉल्ड क्या, रिगार्डेड एज एन एडमिशन। इसको एडमिशन कह रहे हैं। अगर 24 के परिव्यू में जाके देखोगे तो ये कन्फेशन है। और ऑल कन्फेशन और एडमिशन, ऑल एडमिशन और नॉट कन्फेशन। जितने भी कन्फेशन है ये सभी एडमिशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एडमिशन है वो कन्फेशन हो। इसको जब हम देखेंगे, दोनों के अंतर की हम बात जब करेंगे, जब हमें एक बार कन्फेशन को भी पढ़ लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो मेन चीज ये है कि जो आप एडमिशन की बात करते हैं, आखिर ऐसे क्या कारण है जो एडमिशन को एज ए एविडेंस एडमिट किया जाता है? क्योंकि एविडेंस की, अगर एडमिशन की अगर हम बात करें, तो जो एडमिशन है वो आपका बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होता है। बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस मतलब अगर आप इसको सेक्शन 58 में जाकर के देखेंगे, वहां भी बेटा ये दिया हुआ कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे तथ्य जिनको एडमिट कर लिया गया है उन्हें तो साबित करने की ही जरूरत नहीं है, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट इज दिस एडमिशन इज कॉल्ड द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पे देखते हैं कि रीजन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ द एडमिशन। कोई भी एडमिशन है वो आखिर क्यों एडमिसिबल होता है, आखिर क्या कारण है कि जो है उसको एडमिट किया जाना चाहिए? सबसे पहला है कि तो एडमिशन क्या होता है, एक वेवर ऑफ प्रूफ होता है। वेवर ऑफ प्रूफ मतलब कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय वेवर ऑफ प्रूफ? प्राची सर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाबाश, यही तो अभी 58 में बता रहा था मैं कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेवर ऑफ प्रूफ। अब दूसरा ये है कि एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट। एडमिशन की अगर हम बात करोगे तो ये हमेशा उस व्यक्ति के विरुद्ध यूज किया जाता है जिस व्यक्ति के द्वारा ये किया गया है। यानी कि अगर मैं कोई चीज एडमिट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भैया मैंने अनिश से 10,000 रुपये उधार लिए थे, दैट इज एडमिशन। और इन ऑल सर्कमस्टांसिस, हमेशा जब भी ये यूज होगा ये मेरे खिलाफ यूज होगा, मेरे खिलाफ। तो दैट्स व्हाई कोई भी हमेशा देखो, कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं करता है जो सेल्फ हार्मिंग हो। सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ सर्विंग तो सब करते हैं कि अपनी भलाई के लिए हम कुछ भी कहेंगे चल जाएगा, लेकिन सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट अगर जब ये बात करेंगे तो हाँ, ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं देगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैंने 10,000 रुपये अनिश से उधार लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ ही यूज होगा। दैट्स व्हाई ये, क्योंकि जो मेकर होता है एडमिशन का, जिसके द्वारा ये किए जाते हैं, हमेशा उसके विरुद्ध यूज किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट एडमिसिबल एविडेंस। अगर देखो ये कहते हैं इट इज हाईली इम्प्रोबेबल दैट ए पर्सन विल वॉलंटरली मेक्स ए फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट। ये देखो कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं दिखाई देता है कि कोई भी व्यक्ति उन शब्दों को बोलेगा
जो उसके अगेंस्ट अगर यूज किए जाए तो उसे नुकसान पहुंचाते हो, झूठे नहीं कहेगा वो, अगर सच होंगे तभी कहेगा। अगर देखो मैंने 10,000 रुपया अनीस से उधार लिए मैं तभी कहूंगा, अगर नहीं लिए तो क्या मैं कहूंगा? या कोई कहेगा कि हाँ भैया उसने जो ना अनीस से या किसी अन्य व्यक्ति से पैसे लिए अगर ना लिए हो? ऐसे स्टेटमेंट तभी दिए जाते हैं जब वास्तव में वो सत्य हो। प्रिजम्पशन इसके बारे में यही है। दूसरा, एडमिशन की जब हम बात करेंगे ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यानी कि सपोज कीजिए कि मैंने जो है श्रेयांश को कहा कि भैया 10,000 रुपये लीज से ले रखे, ये भी देने हैं, खैर चलो कोई ना, बात आई गई हो गई। अब जो अनीस के हम पैसे दे ही ना रहे, अनीस ने सूट फाइल कर दिया। अनीस ने जब हमारे खिलाफ सूट फाइल किया डेब्ट की रिकवरी के लिए, अब हमने वहां कह के गए कि हमने कभी पैसे लिए ही नहीं थे। अब वहां पर हमने जो एडमिशन श्रेयांश को किया था कि अरे भैया अनीस के 10,000 रुपये ले रखे हैं वो वापस देने बड़ी चिंता है, तो अनीस की जो एविडेंस, सॉरी श्रेयांश की जो एविडेंस होगी, श्रेयांश को जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो रेलिवेंट होगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यानी कि वो जो स्टेटमेंट है मेरा पहला वाला जो श्रेयांश को मैंने किया था वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इस वाले बात के जो अब सूट में मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई पैसे लिए ही नहीं थे, दैट्स व्हाई इट इज एडमिसिबल एज एन एविडेंस। दूसरा, एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये एविडेंस ऑफ ट्रूथ या वास्तव में एक जो ट्रू एविडेंस होती है, दैट्स व्हाई इट इज एडमिसिबल। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन दैट अकाउंट फॉर रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन इज दैट what a party himself admits to be true may be presumed to be so। यानी कि सच्चाई ये है कि जो पार्टी के द्वारा एडमिट किया जा रहा है वो वास्तव में सच है। दिस इज द presumption। यहाँ तक भैया किसी को कोई डाउट है? क्यों भैया आगे चलूं मैं? प्राची? यस यस सर। चलो सर रिपीट कर दीजिए एक बार जरा। रिपीट क्या करना है मुझे ये बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है बस। जो सर अभी आपने बताई थी वो। नहीं मैंने क्या बताया, मैंने तो पूरा एडमिशन बताया, आधे घंटे से एडमिशन ही बता रहा हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि इसमें पूरा बताना है या कोई पर्टिकुलर चीज बतानी है? नहीं पूरा नहीं बताना। हाँ तो वो बताओ ना, ये बताना है। ये जो अभी आपने चीज अभी जस्ट इससे पहले अभी जो चीज आपने देखो हाँ क्या बताया मैंने ये भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, सही है। देखो हमने केवल भैया वो चीजें बताई हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से जो एविडेंस की एडमिशन की अगर आप बात करते हैं, एडमिशन इज द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस एंड इट मस्ट बी अवेलेबल, ओ सॉरी एडमिसिबल। तो उसके लिए हम देखते हैं कि वेवर ऑफ प्रूफ, यानी कि वेवर ऑफ प्रूफ इट मींस द एडमिशन is need not to be proved, admitted fact need not to be proved as according to the section 58 of the Indian Evidence Act। 58 हमारा कह के चलता है कि वे वो तथ्य जिन्हें एडमिट कर लिया गया है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। That's why it is a best piece of evidence which must be admissible by the court। दूसरा है कि एडमिशन की अगर हम बात करेंगे ये हमेशा क्या है, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। जिस व्यक्ति के द्वारा ये किए जाते हैं उसके अगेंस्ट ही होता है। अगर हर्षित सर आप कोई चीज एडमिट कर रहे हैं तो वो हमेशा आपके विरुद्ध यूज की जाएगी, आपके फेवर में यूज नहीं की जाएगी जो जनरल चीज आप देखते हैं। तो इसका मतलब प्रिजम्पशन क्या है कि ये कहीं से कहीं तक भी उचित आपको प्रतीत नहीं होगा, कहीं से कहीं तक ये नहीं देखा जाएगा कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा किसी चीज को एडमिट किया गया है वो कोई झूठी बात को एडमिट करेगा। सच्चाई है तभी एडमिट कर रहा है। तीसरी हमने कही थी कि भैया हमेशा जो देखो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है एडमिशन की जब हम बात करेंगे, पहले अगर किसी को हमने कोई चीज एविडेंस एडमिट की है तो बाद में कोई इसके विरोध में हम जब एस्टोपल की हम बात करते हैं, कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एस्टोपल? एस्टोपल क्या होता है? एस्टोपल प्रेरणा, प्रेरणा सर एस्टोपल जो है सेक्शन नंबर 1 सेक्शन 15115 ऑफ एविडेंस एक्ट में दे रखा है। देखो भाई एक प्रेरणा या तो तुम्हारे नेटवर्क में कोई दिक्कत है, अदरवाइज देखो एक बार में तुरंत रिप्लाई किया।
जी सर। बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एस्टोपल? एस्टोपल सर एविडेंस में 115 में दिया हुआ है। एस्टोपल एक डिक्लेरेशन, जब एक बंदा अपनी कोई बात डिक्लेयर कर देता है तो उस पे अप्लाई होता है, उसके एक्ट पे और उसके ओमिशन पे। अगर देखो हम इसको सिंपल वर्डों में देखें तो एस्टोपल का मतलब टू अपनी बात से मुकरने ना देना। स्टॉप द पर्सन फ्रॉम डिनाइंग हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, यानी कि जी, किसी व्यक्ति को उसके पूर्व में किए गए कथन से मुकरने से रोकना। रोक देना। तो अब यहाँ पे जब आप देखोगे आगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की हम बात करें, अगर मैंने पहले कोई चीज एडमिट की है तो उसे मैं बात उससे मुकर नहीं सकता। दैट्स व्हाई द रूल ऑफ एस्टोपल शैल अप्लाई अगेंस्ट मी। अब चौथी जो चीज है वो एविडेंस ऑफ ट्रुथ है। अब प्रिजम्पशन यही है कि कोई भी चीज अगर एडमिट की गई है तो सच्चाई को ही एडमिट किया गया होगा, झूठ तो कोई बोलेगा नहीं। तो दैट्स व्हाई तो एडमिसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं एडमिशन की, तो उसके पीछे यही कारण है कि इसको जो ना एडमिट किया जाना चाहिए, और जब एडमिट क्या किया जाना चाहिए उसको प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मेन चीज भैया आप देखते हो, हु आर द पर्सन बाय whom एडमिशन कैन बी मेड, यानी कि उन व्यक्तियों की अगर हम बात करें कि जिनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, वो कौन कौन व्यक्ति हैं, वो दिए हुए कि सेक्शन 18 में, 19 में एंड 20 में। आज भी हम पीछे देख करके आए थे कि हमने पीछे बेटा 7 तरीके के हम बता रहे थे कि 7 तरीके के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कोई एडमिशन किया जा सकता है। पार्टी टू प्रोसीडिंग, ऑथराइज एजेंट टू सच पार्टी, party who is representative character, person interested in the subject matter, person having previous title, statement or admission of third party, admission of arbitrator। अब बेटा जब आप आगे चलो इसमें सेक्शन 18 पे वापस चले आओ। सेक्शन 18 बताता है उन व्यक्तियों के बारे में जिनके द्वारा कोई किसी एडमिशन को किया जा सकता है। एन एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, सीधा सा जो पहला पैराग्राफ है 18 का कि एन एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और बाय हिज एजेंट, पार्टी टू प्रोसीडिंग बाय हिज एजेंट, ये कह रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू प्रोसीडिंग, यानी कि जो एडमिशन कौन करेगा, जो वाद के पक्षकार हैं, किसी भी मामले की जो पार्टीज हैं केवल वही तो एडमिट करेंगे किसी चीज को, या कोई अन्य व्यक्ति करेगा उसको? क्यों भैया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? उसके बाद और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी, उस पार्टी का जो एजेंट होगा उसके द्वारा वो किया जाएगा। और दूसरी जो चीज देखते हैं, whom the court regard under the circumstances by the case as expressly or impliedly authorized by him to make them their admission। आप देखो मेन चीज ये है, जो सेक्शन 18 का जो दूसरा पैरा है ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। बड़ा जबरदस्त कैसे? देखो कुछ चीजें ऐसी हैं भैया, उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से समझ लेना चाहिए। पढ़ने और समझने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। ये कह रहा है कि सीधे सीधे से 18 कौन पढ़ेगा भाई? यहाँ पे सबसे कमजोर जो है हमें लगती है दिव्या। दिव्या तो वो इतनी कमजोर है, पता नहीं कहाँ भाग गई दिव्या। तो अब मैं पढ़ूं? बेटा आप पढ़ दो। By suitor in representative character, statement made by parties to suits, suing or sued in a representative देखो यहाँ पे दो character। वर्ड है, सुइंग और सूट। सुइंग से मतलब जब उनके द्वारा कोई सूट फाइल किया गया है, और सूट जब उनके खिलाफ कोई मामला कोर्ट के अंदर दाखिल किया गया है। अब आगे चलो। हाँ Are not admission। अरे बाप रे, देखो कितनी बड़ी बात कर दी। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट्स, सुइंग और सूट इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशन, यानी कि उन व्यक्ति के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई सूट को फाइल किया है या उनके खिलाफ कोई फाइल हुआ है, एडमिशन नहीं है। कब तक? unless they were made while the parties making them held that character। इसका हाँ character, unless they were made हाँ unless they were made while the party making them held that character।
जो हेल्थ दैट कैरेक्टर है, कोई मुझे बताएगा कि इसका कोई एग्जांपल क्या है? हेल्थ दैट कैरेक्टर का जो है, जो हमारा सेकंड क्लॉज है, इसका कोई एग्जांपल बता दीजिएगा मुझे कोई भी। सर ये लाइन ही समझ नहीं आ रही। सर ये कोई नहीं रुक जाइए। भाई ये बताइए हमें, प्राची। प्राची यस सर। बेटा बताओगे, इसका कोई एग्जांपल दोगे? सर ये मेरे को भी नहीं समझ आया। आपको भी समझ नहीं आया? सर ये मेरे को जैसे भी नहीं लीगल समझ आया। रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होता है, या जैसे हाँ किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है, वो हाँ। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होता है। और तो मेरे द्वारा किसी को पावर, मतलब वो रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोर्ट में हम देते हैं कि मेरी तरफ से ये रिप्रेजेंट देखो होगा यहाँ पे कोर्ट में। जो है ना, देखो मेन चीज है ना, हेल्थ दैट कैरेक्टर जो है ना, ये अपना में देखो भारी वर्ड है कि कोई भी स्टेटमेंट किसी पक्षकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो उनके द्वारा है तो सूट फाइल किया गया या उनके खिलाफ सूट फाइल किया है, एडमिशन नहीं है कि जब तक कि वो उस कैरेक्टर को ही हेल्ड ना करते हो जिस कैरेक्टर के द्वारा उनको वास्तव में किया जाना चाहिए। देखो इसके लिए जो एग्जाम्पल हो सकता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है ट्रस्टी। अब ट्रस्टी की जब हम बात करोगे, सपोज करो कोई किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग किसी ट्रस्टी के द्वारा उस सूट को फाइल किया गया है, तो यहाँ पे हमेशा जो ट्रस्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होता है। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर यानी कि वो अपनी तरफ से, अपनी पर्पज से नहीं करता है, किसी संस्था के लिए सूट फाइल किया हुआ है, और जब वो एज ए ट्रस्टी उस सूट को फाइल करा तो वो उसका सोल ऑनर, सोल पर्सन वही होता है। दैट्स व्हाई उसके द्वारा अगर कोई एडमिशन किया गया है वो हर स्थिति में रेलिवेंट होगा। ये जो आपका पार्ट 2 कहना चाह रहा है, अभी कोई डाउट है? ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर्स है, ये सारे क्या है? रेलिवेंट है, वो कैरेक्टर को हेल्ड करते हैं उस स्थिति में। आई बात समझ में या नहीं? सर नहीं आई। नहीं, हाँ देखो बेटा, ये कह रहा है कि अगर जो है, सीधी सी बात है, मैं आपको इस तरीके से लेता हूँ कि पता लगा जो टीचर हैं क्लास में, आप उन्हें क्या मानते हो कि जो टीचर हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है किसके? आपके कॉलेज के। अब ये मान के चलिए कि कॉलेज की फीस तो 50,000 रुपये है, और जब आप क्लास में क्लास चल रही है तो टीचर ने आपसे कहा नहीं, वो फीस हमारे यहाँ 35,000 रुपये है। तो क्या ये बात एडमिट, उनके द्वारा एडमिट की गई है, टीचर के द्वारा ये एडमिशन है कि उनके यहाँ फीस जो है 35,000 रुपये है, क्या ये मान लिया जाएगा? क्यों बेटा? ये बात जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक या तो उस संस्था का वो हिस्सा ना हो, वहां वो केवल एम्प्लॉय है, एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस स्थिति में, एज ए एम्प्लॉय। क्योंकि जो ना ये फीस की जो पॉलिसी है, आप इसे केवल समझने के लिए लो, जो फीस वगैरह की पॉलिसी है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, ये तय करता है। टीचर का कोई उसमें रोल नहीं होता। अगर आप प्राइवेट उसकी बात करोगे, या आपको इस तरीके से बात करनी है कि पता लगा सूर्य कंपनी का बल्ब है, उसकी जो कीमत है वो 100 रुपये है बल्ब की, एलईडी बल्ब की। अब सूर्य कंपनी का जो एम्प्लॉय वगैरह आ रहे हैं, बल्ब तो 50 रुपये का आता है, तो क्या ये बात कंपनी के खिलाफ यूज हो सकती है? जब तक यूज नहीं होगी जब तक वो व्यक्ति उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना हो, ट्रस्टी ना हो, एग्जीक्यूटर ना हो, खाली एम्प्लॉय होने से काम नहीं चलेगा। यानी कि उस कैरेक्टर को वो हेल्ड करता हो जिस कैरेक्टर में वो चीजें होती हैं। अभी नहीं आई बात समझ में? सर आ गई थोड़ी थोड़ी। कोई बात नहीं, बाकी आप पढ़ोगे दोबारा हो जाएगी ये बेटा, इसलिए भी डिस्प्यूट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ऑनेस्टली बताएंगे सभी, क्योंकि मैंने ये कहा कि भैया क्लास चालू होने से पहले एक बार सभी पढ़ लेंगे इसको, जब क्लास चालू होगी तब पढ़ेंगे, क्लास के बाद भी पढ़ लेंगे। और मेन चीज ये है कि मेरे हिसाब से हो सकता है 1 या 2 लोग होंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा। अगर 10 लोग हैं, 10 में से 8 ने नहीं पढ़ा है। कोई बताएगा किस किस ने नहीं पढ़ा है 17 से लेकर 23 तक? किस किस ने नहीं पढ़ा, जरा हाथ उठा देगा।
भैया हाथ तो उठा दो सर कम से थोड़ा कम। सा। मतलब देखो 7 फीट उठाएंगे। श्रेयांश देखो ये अच्छा बच्चा है, वो कह रहा है कि उसने नहीं पढ़ा। और किसने नहीं पढ़ा? बाकी सबने पढ़ा है। सर सेक्शन 23 रह गया था। कोई बात नहीं, मतलब पढ़ा तो है। और किसने पढ़ा है? हर्षित ने पढ़ा है। बाकी सबने नहीं पढ़ा, कंफर्म ना? चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन भैया पढ़ लिया करो कम से कम, तो ज्यादा फायदा रहता है, आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद जब आप देखते हो कि भैया पार्टी बाई शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, भाई साहब कौन है? पार्टी टू suit और suit इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशन, जब तक कि वो उस कैरेक्टर को हेल्ड ना करते हो। तो को पहला आपने देख लिया ऊपर जो देखा पहले पार्ट में, पार्टी टू है प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, यानी कि पार्टी और उसके एजेंट। और जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बात करो तीसरे व्यक्ति ये हो गए। अब चौथे की आप बात करोगे party interested in subject matter in the sense the person who have any proprietary or pecuniary interest। proprietary यानी कि उसके अंदर उसका कोई मालिकाना हक है, और pecuniary या उसका कोई monetary interest है in subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of person so interested। यानी कि अगर किसी को पता लगा किसी ने जो ना एक दुकान खोली और दुकान में कोई हिस्सेदारी लेनी, मिलके खरीदी है दुकान, तो एक व्यक्ति के द्वारा सपोज कीजिए जो अनीश है, अनीश ने और श्रेयांश ने मिल करके एक दुकान खरीदी और दोनों ने 50-50 लाख रुपए दुकान में शेयर किए। अब ये अनीश के द्वारा किया गया स्टेटमेंट श्रेयांश के खिलाफ एडमिसिबल होता है, और श्रेयांश के द्वारा कोई एडमिशन है वो तो अनीश के खिलाफ एडमिसिबल होता है। ठीक है, क्योंकि इनका पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी दोनों इंटरेस्ट उसमें आ जाते हैं। पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, यानी कि अब ये कि सक्सेशन में अगर जो ना टाइटल ट्रांसफर होकर आया है कि ये सपोज कीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है हर्षित मेहता जी के पास सर्वाइवरशिप में या सक्सेशन में आई है, तो इनके पिताजी ने अगर किसी को कहा हुआ है कि भैया तू जो ना यहाँ पे इस हिस्से में तेरी खेती है तू बोता रही, या कोई एडमिशन किसी अन्य व्यक्ति को किया हुआ है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया स्टेटमेंट, यानी कि हर्षित मेहता जी के पिताजी के द्वारा किया गया स्टेटमेंट हर्षित मेहता जी के खिलाफ रेलिवेंट होता है कि भैया आपके पिताजी ने भी ये बात उस समय पर एडमिट की थी, तो इसलिए आप भी इससे बाध्य हैं, एस्ट्रोपल अप्लाई होता है। आर एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस मेकिंग द स्टेटमेंट। यहां तक कोई किसी को डाउट है भैया? यहां तक है किसी को कोई डाउट? सर ये जमीन वाला एग्जांपल दोबारा दे दीजिए प्लीज। तो जमीन वाले में तो बेटा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे से हम ये देख रहे हैं कि देखो आप जब इसका सेक्शन 18 के सेकंड क्लॉज का सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां दिया हुआ है पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड। और देखो इसको आप सीधे वापस देखो यहाँ जाइए, ये कह रहा है कि पर्सन हैविंग प्रीवियस टाइटल। प्रीवियस टाइटल समझ गए, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा एडमिशन किया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है जिसके पास किसी संपत्ति के रिगार्डिंग या किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई पहला मालिकाना हक था। यानी कि आज कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीदी हुई है, मेरे उसका मालिक मैं हूँ 22 फीट, और जिससे मैंने खरीदी, अगर उस व्यक्ति ने पहले कोई एडमिशन किया है तो वो भी रेलिवेंट होता है। जो हम 5 की बात कर रहे हैं जमीन की, तो इसी में बेटा ये हम कह रहे हैं, तो जमीन की भी है कि हर्षित के पिताजी ने अगर कोई स्टेटमेंट किया है, एडमिशन किया है, और प्रॉपर्टी सक्सेशन में हर्षित मेहता जी के पास आ गई, तो उस समय का जो वो स्टेटमेंट है, एडमिशन है, वो हर्षित मेहता जी के खिलाफ एडमिसिबल होता है, खिलाफ पढ़ा जाएगा उनके। अब यही बात समझ में नहीं? सर आ गई। कोई सर बात मुझे नहीं, एक क्वेश्चन है दो पूछ भाई तू। सर। जो प्रीवियसली होल्ड कर रहे थे, जैसे हर्षित के फादर होल्ड कर रहे थे,
इनका बोला हुआ एडमिशन तो नॉर्मल सी बात है रेलिवेंट माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर उसके फादर ने कोई एडमिशन किया था, लेकिन अब जैसे सपोज अब वो आगे नहीं रहे, तो जो पीछे वाला जो एक थर्ड बंदा था वो आगे अगर बोलता है कि आपके फादर ने ऐसा कुछ एडमिशन करा था मेरे को, तो क्या वो रेलिवेंट होगा? है तेरे का भैया, हम यहाँ पे यूं ना देख रहे हैं कि उनका एडमिशन साबित कैसे किया जाएगा, हम ये देख रहे हैं कि रेलिवेंट है या नहीं है। मैं भी ये पूछ रहा हूँ, क्या उसका रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा? हम इनका तो रेलिवेंट होगा, ये वाला तो समझ में आ गया कि फादर का होगा, ये भी बाइंडिंग होगा, स्टॉपर लगेगा, सब आ गया। लेकिन जो थर्ड बंदा है जिसको एडमिशन किया था, क्या वो अगर ओरल एडमिशन था तो क्या वो मतलब रेलिवेंट माना जाएगा और या नहीं माना जाएगा? यार एक बात तो बताओ, अगर किसी एडमिशन किसी अन्य व्यक्ति को तो किया जाता है, थर्ड पर्सन जी को, तो तभी तो जी रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं हम। अरे इसको आप इस तरीके से लो, देखो आप कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे सीधा सीधा सा, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी पे जो है ना, जो जमीन का मालिक है, जमीन के मालिक ने ये क्या नाम है, ये जो, अच्छा ये बताओ खेती होती है किसी के यहाँ? एग्रीकल्चर होती है बेटा किसी के यहाँ एग्रीकल्चर? नहीं सर, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एग्रीकल्चर का। हाँ देखो प्रिया के यहाँ होती है, चलो शाबाश प्रिया। प्रिया हाँ जी सर। ये बताओ, जो खेतों में पानी दिया जाता है वो किस माध्यम से दिया जाता है आपके यहाँ पे? सर यहाँ पे वो लगा हुआ है, पाइपलाइंस वगैरह लगी हुई हैं, पाइपलाइन से सबमर्सिबल लगा। सबमर्सिबल लगा हुआ है, वो आपका अपना लगा हुआ है? हाँ जी। हैं? हाँ तो जी कब से लगा हुआ है ये? सर, हो गया थोड़ा टाइम इसको। लगभग सर इसको 1 साल हो गया। उससे पहले ये कुएं वगैरह होते थे, उससे लिया जाता था। उससे पहले कुएं से, बम्बई से भी आता था नहीं? जो नहर है हाँ या जी। बम्बई पास के? हाँ हाँ, ये बहुत टाइम पहले होता था इससे। हाँ, तो जो बहुत टाइम पहले होता था, तो बम्बई से आपके खेत की दूरी कितनी कितनी है बेटा? सर उसके बिल्कुल बराबर में ही था। उसके बिल्कुल बराबर में है। आपके बराबर वाले खेत में पानी पहले जाता है या आपके में जाता है पहले? सर ऐसे इतना नहीं पता मुझे। वो इस तरीके की जब चीजें होती है तो वहां पे एक व्यवस्था बनाई जाती है कि जो पानी जाएगा खेत में वो पहले किस खेत में जाता है, ये आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक एग्रीमेंट होता है कि भैया जब पानी निकलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बम्बे पे चारों माई जो ना मोखले बना दिए जाएंगे और उस मोखले से सारे खेतों में पानी पहुंचा दिया जाएगा। बम्बे से एक मोखला यानी कि एक होल, मेन होल बनाया जाएगा जिससे पानी खेतों की तरफ काटा जाएगा। आप उससे जब पानी को खेतों की तरफ काटते हैं तो उसमें चक्रोड बनी हुई होती है अंदर जो ना खेतों के बीचों बीच में, जिनसे कि पानी की छोटी छोटी नालियां बना दी जाती हैं। तो उन नालियों से पानी होकर के लोगों के खेतों में जाता है। तो अब पता लगा सबसे पहले ए के खेत में जाना है, ए का पूरा हो जाएगा तो फिर वहां से बंद करके बी के खेत में निकाल दिया जाएगा, फिर सी के खेत में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था होती है। समझ में आ रहा है कुछ प्रिया? नहीं? हाँ जी सर। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि जो ए का खेत है, ए के खेत में सबसे बाद में पानी आता है, यानी कि उसके खेत की दूरी कम, दूरी है थोड़ी सी ज्यादा बम्बे से। अब ए ने वो प्रॉपर्टी जेड को बेच दी। अब जेड उस प्रॉपर्टी को जब खरीदता है तो कहता है कि भाई नहीं, मैं तो पहले पानी सबसे पहले मैं ही लूंगा। क्या वो ऐसा कह सकता है? नहीं, वो उन शब्दों से जो पहले ए के द्वारा किए हुए हैं, एडमिशन है पहले जो किए हुए हैं, उन शब्दों से बंधा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? इसलिए वो उस समय के जो एग्रीमेंट है, उस समय के जो शब्द है वो जेड के खिलाफ भी यूज होंगे। आप इसको एज एग्जांपल समझेंगे। अनिश कुछ समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। आ गया? आबिदा सर आ गया। आ गया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? सर मेरी वो मुझे कुछ पूछना था। बोलो बेटा। जो ये जो अनीश ने क्वेश्चन किया था कि क्या वो अगर फादर की डेथ हो गई है, उनके फ्रेंड का एडमिशन के यहाँ पर वो होगा रेलेवेंट, तो इस सेक्शन में सर ये इसको देखेंगे ना कि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, देखो वरना तो यहाँ नहीं पे, होगा। अब देखो यही तो दिक्कत है, किसी ने चीज ही नहीं समझी। अनीश ने कहा कि इनके पिताजी ने किसी थर्ड पर्सन को एडमिशन किया। अब वो जिंदा भी है या मर गए हैं, दोनों ही स्थितियों में हमेशा वो थर्ड पर्सन के फेवर में तो होगा जो यूज होगा।
वो तो पिताजी के विरुद्ध यूज होना है हमेशा, या पिताजी के बेटों के विरुद्ध यूज होना है जब सक्सेशन में इनके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब वे जिंदे हो या ना हो, मान लीजिए जिंदे भी हैं तो भी हर्षित मेहता जी से एक आएगा कि भैया पिताजी ने ये बात कही थी, पूछ लो। सपोज करो अगर जिंदे नहीं है तो उस समय पे ये कहा जाएगा कि भैया तुम्हारे पिताजी ने ये बात कही थी और मुझसे कही थी, और ये भाई सब साथ खड़े थे। नहीं यही बात समझ में भी? सर लेकिन जो थर्ड पर्सन होगा उसका इंटरेस्ट थोड़ी ना है उस प्रॉपर्टी में हर्षित की, हर तो बेटा तो एडमिशन, एडमिशन अब ये रेलेवेंट तो ही नहीं थर्ड है। पर्सन का तो एडमिशन है ही नहीं, वो एडमिशन तो पिताजी का है थर्ड पर्सन को। हम्म, यही बात समझ आ गई सर मुझे अब, आ गई सर। अभी भाई एडमिशन तो पिताजी ने किया है थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन ने कोई चीज एडमिट थोड़ी की है हाँ जी सर ठीक है। ना। अभी तो थर्ड पर्सन वाला एडमिशन रेलिवेंट कराऊंगा जब आगे चलूंगा, इसमें चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो केवल 18 समझना है आपको। 18 में तो को कहते हैं सीधा सा ब्लड रिलेशन है, सक्सेसर है, एंसेस्टर कोपार्शनरी है, ये सब भी क्या है उसके हिस्सेदार होते हैं। कोपार्शनरी से मतलब जो बराबर के शेयर होल्डर होते हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज की बात कर रहे हैं, सक्सेसर जो बाद में जिनके पास प्रॉपर्टी जानी है। लीगल रिलेशन है, एग्जीक्यूटर है, टेस्टेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, पर्सन डाइंग स्टेट है, रिलेटिव इन स्टेट एंड इंटरेस्ट है। ये सब क्या है, ये इनके द्वारा जो स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट होंगे। अब देखो 19 में ये कहते हैं कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू सूट। देखो 19 की जब हम बात करेंगे, देखो 19 को पढ़ेगी, कौन पढ़ेगा इसको, सेक्शन 19 को, हर्षित भारद्वाज जी। जी सर। बताएंगे कि जो सेक्शन 19 पढ़ेंगे एक बार? हाँ बिल्कुल। जी पढ़ें। Admission by person whose position must be proved as against party to suit. Statement made by person whose position or liability it is necessary to prove as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupy such position or is subject to such liability. कुछ आया समझ में क्या हेलो। कहना चाह रहा है? जी सर, जी सर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसमें एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूफ एज अगेंस्ट पार्टी सूट। इसमें उस आदमी ने एडमिशन कराया है कि जिसकी पोजीशन प्रूफ हो चुकी है कि उसकी पोजीशन अगेंस्ट में है किसके, जिस पार्टी टू सूट, जिस पार्टी ने सूट करा है। अब कहने का मतलब इसमें इतना है कि जिस पार्टी ने सूट करा कोई है बात मेरी नहीं, रुक और से चलो आप। श्रेयांश, यस सर। श्रेयांश, हाँ बेटा 19 को पढ़ना एक बार। यस सर। Section 19. Admission by person whose position must be proved as against party to suit. Statement made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions. Statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability. कुछ आया समझ में क्या कह रहा है? सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ये तो बेटा एविडेंस एक्ट है, मैंने बताया ना, ये आसान है, बशर्ते कि टेक्निकल है थोड़ा सा। कौन बताएगा इसे? दिव्या, दिव्या पढ़ना बेटा इसको।
admissions by person whose position must be proved as against party to suit. Statements देखो made आप by देखो, एक मिनट भैया, आप किसी चीज को अगर समझ में नहीं आ रही तो आप उसे तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करेंगे। ये कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों के द्वारा एडमिशन की हम बात करते हैं जिनकी पोजीशन, जिनकी स्थिति हमेशा जो ना वाद के जो पक्षकार हैं उनके विरुद्ध साबित की जानी है। ठीक है, अब देखो आगे चलो पढ़ना। statements made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admission. ठीक है, यानी कि सीधे सीधे उन व्यक्तियों के द्वारा कोई स्टेटमेंट कहे गए हैं जिनकी पोजीशन, जिनकी स्थिति की और दायित्व की अगर हम बात करें तो ये आवश्यक रूप से जो वाद के पक्षकार हैं, कि पार्टी हैं किसी सूट में, उनके खिलाफ साबित किया जाना, वो एडमिशन होंगे। कब? आप पढ़ना। If such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them. हाँ, यानी कि वो सभी को, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है रेलिवेंट होंगे। कब? जब उन लोगों के जो संबंध है, जब पोजीशन और पोजीशन की और लाइबिलिटी की हम बात करें और सूट को लाया जाता है तो उस स्थिति में। अब देखो, इसके लिए सबसे अच्छी तरीका जो बेटा मैं आपको बताऊं समझने के लिए है, इसका जो इलस्ट्रेशन है ना वो कहता है, वो आपको समझाएगा। इलस्ट्रेशन ये कहता है, देखो इलस्ट्रेशन को पढ़ देना दिव्या। A undertakes to collect rent for B. यानी कि ए ने एक जिम्मेवारी ली कि वो बी के लिए जो है किराया वसूल करेगा। आगे पढ़ दो। B sues A for not collecting rent due from C to B. हाँ, यानी कि सीधे सीधे से जो ए ने जिम्मेवारी ली कि वो बी के लिए किराया वसूल करेगा, और लेकिन ए ने वो किराया वसूल नहीं किया, तो बी ने क्या काम किया, ए के खिलाफ एक वाद दायर किया, इसलिए क्योंकि उसने सी से वो किराया वसूल नहीं किया जो सी के द्वारा बी को दिया जाना चाहिए था। अब यानी कि इसको इस तरीके से रख लीजिए कि जो हमारे श्रेयांश जी हैं, श्रेयांश जी ने 8-10 घर बनाए हुए हैं और सबके सब किराए पे उठाए हुए हैं। यानी कि मकान नंबर A B C D E F, ये मान के चलिए इन लोगों से किराया लिया जाना, और किराए की वसूली के लिए इन्होंने अपने यहाँ श्रेयांश जैन जी ने हर्षित मेहता जी को रख लिया। ठीक है, अब हर्षित मेहता जी की जिम्मेवारी ये है कि हर महीने A B C D E F इन सबसे किराया लेके आएंगे। अब इन्होंने क्या है, हर्षित मेहता जी ने F से कोई किराया वसूल नहीं किया, जो इन्हें वसूल करना था उसमें लापरवाही बरती, और उसके लिए श्रेयांश जैन जी ने हर्षित मेहता जी के खिलाफ एक बात दायर कर दिया। अब देखो इसको आगे पढ़ेंगे तो A denies that the rent was due C to B। अभी हर्षित मेहता जी कहते हैं कि नहीं जी, उससे मैं किराया कैसे ले लेता, जो डी व्यक्ति है, डी पे तो कोई किराया दे था ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? क्यों भैया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? लेकिन अब ये जो डी भाई साहब है ये कलाकार निकले। डी भाई साहब ने कही नहीं, श्रेयांश जैन जी का किराया मेरे ऊपर है, तो ये कह रहा ए स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन। जो डी व्यक्ति है उन्होंने कि हाँ भैया मेरे ऊपर किराया है, एंड इज ए रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए, और ये बात हर्षित मेहता जी के खिलाफ रेलिवेंट होगी, इनका जो एडमिशन है। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्रेरणा? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर ये क्लियर हो गया। किसी को कोई हुआ है? बाकी कोई और जिसे डाउट हो इसमें? Anybody else who have any doubt? नहीं सर। प्राची? हर्षित भारद्वाज जी? नहीं सर। नहीं सर। कोई डाउट? हर्षित मेहता? चलो अब इसके बाद देखो, हम जो बात कर रहे थे थर्ड पर्सन वाली, जो सेक्शन 20 कहता है एडमिशन बाय रेफर्ड पर्सन। उससे पहले ये देख लो एक बार,
This section is based upon the principle that when the right or liability of a party to the proceeding are based on liability of third party, जब liability की हम बात करते हैं किसी third party की liability पे based हो, the statement given by such third party shall be admissible as admission. अब देखो admission by referred person. Referred person की हम बात करें तो ये ऐसा हुआ, जो हमारे श्रेयान जैन जी हैं, अनीश जी के पास गए, भैया मुझे एक गाड़ी खरीदनी, तो और गाड़ी भी है जो खड़ी है आपके गैरेज में, ये खरीदनी है, इसके बारे में मुझे बताओ करो। अनीश जी ने कहा तो ऐसा है, हर्षित मेहता जी हैं, आप इनसे जाके पूछो, ये आपको सारी चीजें बताएंगे। जो हमारे श्रेयान जैन जी है, हर्षित मेहता जी के पास गए, हर्षित मेहता जी से कहा कि इस तरीके से अनीश जी ने कहा, इसके बारे में बता दो। हर्षित मेहता जी ने उनको सारी चीजें उसके बारे में बता दी। अब ये जितनी भी बातें हैं उस गाड़ी के संदर्भ में, इसका इतना माइलेज है, इसमें इतनी ये आती है, इसका एक्सपेंस इतना है, इसकी कॉस्ट इतनी है, ये सारी की सारी चीजें एडमिशन होंगे बाय रेफर्ड पार्टी। रेफर्ड किसने किया था? जो रेफर्ड रेफरेंस के लिए अनीश जी ने कहा था कि अनीश जी के द्वारा इनको रेफर्ड किया था। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट मेड बाय हर्षित मेहता शैल बी एडमिसिबल एज अगेंस्ट Anish ji, because he has been referred by him. तो अब इसको सेक्शन 20 को पढ़ दीजिए। Admission by persons expressly referred to by party to suit. Statements made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admission. इसका illustration पढ़ लीजिए। The question is whether a horse sold by A to B sound, यहाँ प्रश्न यह है कि ए के द्वारा जो बी को घोड़ा बेचा गया था, क्या वो साउंड था, यानी कि स्वस्थ था, मजबूत था। अब ए सेज टू बी, ए ने बी को कहा जाओ और सी से पूछ लो। सी ने कह दिया, सी ने सारी चीजें बता दी। जो सी की जो भी स्टेटमेंट है वे सभी क्या है? एडमिशन होंगे ए के खिलाफ। कोई डाउट यहाँ तक भैया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? क्यों भैया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे चले? नहीं सर, नहीं। हैं? यस सर। नहीं सर? यस सर, चलिए सर। सर चलिए सर। हैं? क्योंकि अभी तो 21, 22, 23 और रह गए। चले आगे? यस सर। जी सर, चलिए। यस सर। अनीश कुछ कह रहे हो? सर चलिए। अनीश कुछ कह रहे हो? अरे भैया बोल दिया सर। आगे चलते हैं, मैं ये बोल। हाँ, आगे चलते हैं सर। भैया देखो, जो बात सही है वो सही है, आगे चल तो दे, लेकिन जो बात लोगों की हमारे दिमाग में आती है वो आ गई। मेन चीज ये है कि भैया इसको आज ही रुकते हैं, क्योंकि अब जो सेक्शन 20 बना है ये अपने आप में पूरा एक 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का इसलिए है कि अगर इन जनरल आप देखते हो तो ये माना जाता है कि एडमिशन जो है हमेशा उस व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, यूज होता है जिस व्यक्ति के द्वारा वो एडमिशन किया गया है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में वो एडमिशन उस व्यक्ति के फेवर में किया जाएगा जिस व्यक्ति के द्वारा वो किया गया है। वो किस में बताई गई है उसको समझेंगे क्या, लेकिन ये कि भैया देखो ये आगे हमें जब चलना चाहिए तो इसे आप एक बार ठीक से पढ़ो। इसको 22, 23 जो आगे को जो सेक्शन है इसको कल देखेंगे मेरे हिसाब से। मेरे पास तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं तो बैठा हुआ हूँ, निपटा ही दूँ, क्योंकि अगर सब तैयार है अपने पास तो। अभी तक कह रही है पहले आज तो है बेटा, टफ नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समय लगता है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। हर्षित मेहता कुछ कह रही है, बताइए भी। नहीं सर, कुछ नहीं सर। मेरे हाथ तो उठाया तूने? सर वो गलती से हो गया। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। इसको देखो, मेरा भी मानना है कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़िए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
और देखो भैया इसको जितना भी है अभी साथ के साथ अच्छे से पढ़ते चलो। अब ये मान के अरे भैया, स्थिति से बंद कर दिया कर तुरंत, ठीक है। हर्षित भारद्वाज जी कुछ कह रहे हो? तो इसको ठीक है भैया, कल देखते हैं, और बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बता दें मुझे, इसको निपटा लेते हैं, बाकी फिर इसके संबंध में कल बात करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके भैया, थैंक्स टू ऑल। हर्षित कुछ कह रहे हो? थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हर्षित कुछ कह रहे हो? थैंक यू बेटा। हर्षित नहीं सर, थैंक यू बोलो सर। सर मैं एक चीज कह रहा था, अगर आप, हेलो, हाँ हाँ बोलो सर अगर हो पाए तो आप पीपीटी शेयर कर दीजिए थोड़ा, तो उसमें से आप देखो जो ऐसा है, देखो भैया मैं शेयर तो कर दूं, मैं केवल इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ भैया, सारी चीजें मैं ही करते जाऊंगा तो फिर आप सब लोग क्या करेंगे? नहीं सर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हल जाएंगे, नोट्स तो अपने पास से बना लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा जो आपके जो चीजें होती है तो उस वजह से बोलना चाहते हैं। चलो खैर कोई नहीं, वो उसको मैं शेयर कर दूंगा, आप चिंता ना करो। किसी और को भी चाहिए क्या, ये खाली हर्षित मेहता को चाहिए? सर केसेस जो आपने कल बताए थे वो वाले केसेस, कौन से? चलो जो वो आप भी हम देख आप परसों हाँ। वाले जो आप केसेस कह रहे थे ना सर, जब आपने पूछा था तो केस का